वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि गणित में हमें 30 में से 30 अंक लाना है। जो अभ्यर्थी मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमित धाकड़ है। मैंने इस परीक्षा में 120 अंक प्राप्त किए हुए हैं। आज हम देखेंगे 7 मार्च शिफ्ट 1 के PYQ। इससे पहले 4 वीडियोस आ गई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर देखिएगा। इस सीरीज के माध्यम से मैथ में कमजोर से कमजोर अभ्यर्थी भी होगा, उसके हम पूरा प्रयास करेंगे कि 25 से ज्यादा अंक आ जाएं, क्योंकि हमें और यह सीरीज आपको मेंस परीक्षा, चयन परीक्षा में भी काम करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न हैं। और एक सूचना थी आपको, रविवार 27 अक्टूबर के दिन वर्ग 3 का मध्य प्रदेश स्तरीय फुल लेंथ टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। व्यापम का ही प्रश्न पत्र हमने लिया हुआ है। असली वाला मूल्यांकन होगा। एक संडे को हमने करवाया था ऐसा फुल लेंथ टेस्ट, उससे भी टफ वाले क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में इसका अच्छे लेवल का देखने को मिलेगा। टॉपर्स के इंटरव्यूज को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको यहाँ से मिलेगा। और जानकारी के लिए आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 5 मार्च शिफ्ट 1 की पीडीएफ, 5 मार्च शिफ्ट 2 की पीडीएफ, 6 मार्च शिफ्ट 1 की पीडीएफ मैं अपलोड कर चुका हूं। आप इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और 6 मार्च शिफ्ट 2 की पीडीएफ मैंने अभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर दी है, अपलोड कर दी है। वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की पीडीएफ भी मैं आपको वहां पे सेंड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आप सभी सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि 1000 प्लस आप साझा शेयर करिएगा। मतलब इतना शेयर नहीं कर सकते, मिनिमम मेरी एक इच्छा है कि आप 1000 प्लस व्यू दिलवा दीजिए। यह सीरीज बराबर अच्छी चलती रहेगी, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है कि लगे कि काफी सारे अभ्यर्थी देख रहे हैं। कई बार आपकी कमेंट नहीं आती, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव हैं, जो कुछ फायदा ले रहे हैं, थोड़ा सा वो पॉजिटिव कमेंट करें। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को साझा करें, ताकि 1000 प्लस तो मिनिमम देखें ही देखें। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी देखेंगे तो और भी फायदा होगा। जो भी ग्रुप बने स्टेटस पे लगाएं, जहां पर भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैंने आपको शिफ्ट का बता दिया। 31st क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं। इनको मैंने वर्ड के फॉर्म में लिए हुए हैं, हम वर्ड के माध्यम से ही इन्हें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी इस धुरंधर वीडियो को, और इससे आपको सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, आपसे पहला वाला प्रश्न आपके समक्ष है कि 4 के पहले 5 गुणजों का माध्य ज्ञात कीजिए। मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। कल हमने मीन का फॉर्मूला देखा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है योग बटे सभी अंकों का योग, यानी सम बटे टोटल नंबर। टोटल, चलो पूरा लिख देते हैं, टोटल नंबर, सभी अंकों का योग बटे कुल अंक, कुल संख्या। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4 के 5 गुणज की बात कर रहे हैं। 4 के 5 गुणज कौन कौन से होते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। यही होते हैं मल्टीपल्स, यानी टेबल पढ़ लो, जहां तक 5 गुणज पूछे तो 5 लिख दिए, ये 20 आएगा। ठीक, 4 पंजे 20, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं। ठीक, 4 पंजे 20। इन सभी को जोड़ लीजिए, आप इनको सम करेंगे, ये आपका 60 निकल के आएगा। कितने हैं? 5 हैं। आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका ये निकल के आएगा 5 का 5, 5 दूनी 10, 12, 12 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड वाला करेंगे हम। सेकंड वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आप इसको डिटेल में करेंगे। मैं आपको इकाई अंक के माध्यम से बताता हूँ। इकाई अंक क्या होता है? जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इकाई अंक रहता है, लास्ट वाला डिजिट होता है, उसको इकाई अंक बोलते हैं। तो यहाँ पूरा देखिए, सभी के इकाई अंक अलग हैं, यानी इकाई अंक से उत्तर आ जाएगा। 8 का गुणा 6 से करिए, 8 6 48 आ जाएगा। प्लस का साइन था, प्लस रहने दो। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का इकाई अंक यहाँ पे 2 आएगा। प्लस यहाँ पे इकाई अंक 7 है, 7 और 2 9, और 8 आप जोड़ लीजिए, 9 और 8 आपका हो जाएगा 8 2 10 7 17। फिर 17 का आप इकाई अंक क्या आ गया? 7 आ गया। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाए। इकाई अंक से निकालिए, चाहते तो आप पूरा करके भी निकाल सकते थे, आ जाता। यहाँ बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पे
प्लस का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई होता तो फिर हम अगेन मल्टीप्लाई करके निकाल लेते। ठीक है, ये गलती इसमें नहीं करना, इकाई अंक से बहुत आसानी से अपना आंसर आ गया, टाइम भी बच गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, दो तरीके से हम करेंगे। 5 वर्ष बाद रोहन की आयु उसकी वर्तमान आयु की 11 गुनी होगी। रोहन की वर्तमान उम्र वर्षों में क्या है? अब देखिएगा, दो तरीके हैं। रोहन की वर्तमान आयु आप 11 मान लीजिए, तो मुझे बताइए 50 साल बाद कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु x है, इस वर्तमान आयु में 50 साल ज्यादा हो जाएगी क्योंकि 50 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। और वर्तमान आयु कितनी गुनी हो जाएगी? वर्तमान आयु की यह हो जाएगी 11 गुनी, यानी 11x हो जाएगी। अब यहाँ पे x को उधर ले जाओ आप, 50 इक्वल आपका आ जाएगा x माइनस हो जाएगा 10x, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 5। आपका आंसर आ गया 5, ऑप्शन नंबर सी। अब हम सेकंड वाला तरीका देख लेते हैं। ऑप्शन से जाके देख सकते थे हम, पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं हम, 6 ले लिए हमने। तो 50 वर्ष बाद इसमें आप 50 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगी 56। क्या 50 वर्ष बाद आयु 11 गुनी हुई? नहीं, ये तो 66 होता तब होता। हम 4 वाला चेक कर लेते हैं, 4 का चेक करेंगे, इसमें 50 साल बाद बताओ कितनी आयु बनेगी? 54 बनेगी। क्या 11 गुना हुआ? नहीं हुआ। हम यदि 5 के हिसाब से ऑप्शन सी को लेके करें, 50 वर्ष बाद अ, आप यहाँ पे करेंगे 50 साल ऐड कर लेंगे, तो वर्तमान में मान लो 5 साल उसकी आयु है, 50 साल बाद कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 55। क्या 11 गुना हो गया? जी हाँ, 11 गुना हो गया, 11 5 55। तो अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लिया। आयु वाले जब टफ क्वेश्चन कठिन प्रश्न बनेंगे तो ऑप्शन से जाना बेटर होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन मेथड से भी आपको ये प्रश्न बता दिया। अगले वाले प्रश्न को देखेंगे हम, बहुत सुंदर सा प्रश्न है, मतलब सुंदर बोल रहा हूं मैं, बहुत आसान प्रश्न है। एक आयत की माप 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका एरिया बताना है। आपको रेक्टेंगल का एरिया पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, 25 इंटू आप 10 कर लीजिए, 250 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है। एक आयत का जो क्षेत्रफल है एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है, यानी जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यानी जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आएगा वही वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा। तो वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी। तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, बीमाएं दी हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दी है, तो 22 इंटू 7 आ गया। ये काय का एरिया आ गया? आपका रेक्टेंगल का आ गया। और यही एरिया किसके इक्वल रहेगा? वृत्त के एरिया के इक्वल रहेगा। वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। तो पाई अपॉन में जाएगा, तो मैं पाई अपॉन में जाएगा, मैं सीधा 7/22 लिख दूं क्या? चलो आपको पूरा कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर इक्वल अपना आया 22 गुणा 7, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 22 गुणा 7। अब ये 22/7 इस तरफ जाएगा इधर से, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। उधर चला गया, ये कट के उधर चला गया रेसिप्रोकल, 22 से 22 कटा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट से बाहर निकलेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक, तो यहां से रेडियस कितनी आ गई? वृत्त की त्रिज्या पूछी थी, 7 आ गई। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। दो वृत्तों की परिधि 25:49 के अनुपात में है। जो सरकमफेरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स हैं 25:49 में, फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात बताना है। तो हम परिधि लिख लेते हैं 2πr, पहले वृत्त की परिधि, दूसरे वाली वृत्त की परिधि 2πr2। ठीक, परिधि का सूत्र होता है 2πr, इक्वल में कितना दिया? 25/49 हमें दिया गया। त्रिज्याओं का बताना है, 2π से 2π कट जाएगा, r1 r2 मतलब त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 25:49। सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट वाले को करेंगे, निम्नलिखित में से किसमें विकर्णों की लंबाई बराबर है? डायगोनल्स विकर्ण किसमें बराबर होते हैं? यदि हम बात करें समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें आप जब डायगोनल्स को देखोगे ना, एक बड़ा आएगा एक छोटा आएगा, इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। यदि हम बात कर लें रेक्टेंगल की, आप रेक्टेंगल बना लीजिएगा, रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, रेक्टेंगल अपना बन गया। आज मेरे डायग्राम भी अच्छे बन रहे हैं। इस पे हैबिट नहीं थी ना स्टार्टिंग की 2-3 क्लास में, अब हैबिट होती जा रही है पेन टैब स्टाइलस पे लिखने की।
पैरेललोग्राम की बात करें तो इसके रेक्टेंगल ऑब्वियसली आप देख सकते हो इसके इक्वल हो जाएंगे रेक्टेंगल में। पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसमें आमने सामने की साइड्स क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं। दो पैर इसमें पैरेलल रहते हैं, समांतर रहते हैं। ट्रेपीजियम बना लेते हैं, इसमें एक ही पैर एक ही युग्म क्या रहता है, पैरेलल रहता है। एक ही युग्म पैरेलल रहता है, जैसे ये वाला है जो समांतर है बस। अब इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। समचतुर्भुज देखेंगे हम, इनका एरिया देख लो भैया, सभी का काम आएगा आपके लिए। समचतुर्भुज का एरिया हम देखें तो 1/2 d1 इंटू d2 होता है एरिया। 1/2 d1 इंटू dt, आंसर तो अपना आ गया था रेक्टेंगल। 1/2 d1 क्या है, डायगोनल 1 है, विकर्ण 1, ये विकर्ण 2 है। इसका एरिया आप सभी ने पढ़ा हुआ है बचपन से, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। पैरेललोग्राम का निकालोगे, लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा, सॉरी इसको मिटा देता हूँ, बेस इंटू हाइट आ जाएगा, बेस इंटू हाइट आ जाएगा। उसके बाद इसका एक और बन जाता है जब रेक्टेंगल वगैरह देते हैं, वो अभी हम नहीं देख रहे। ट्रिपीजियम का बात करें 1/2 इंटू सम ऑफ, मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल का साइन बना देते हैं इसमें हम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक, तो ये आप यहां से तीनों का हमने देख लिया, उत्तर तो अपना आया था। इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, नन्हा सा प्रश्न है, नन्हा मुन्ना प्रश्न है, आसानी से हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रेकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन फॉर्मूला में कई बार कंफ्यूज रहते हैं, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी आता है, और अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस चलता है, हम माइनस मत कर देना। एक फॉर्मूला और देख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, मतलब जो वहां था वही यहाँ पर आ गया। अंदर अब माइनस वाला खेल चलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये वाला देखो भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये वाला ऊपर वाला 8 - 7 आ जाएगा। बाकी का आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इस वाले को कैंसिल कर देगा, 8 में से 7 जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले को करते हैं अब हम। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर बताना है। 2500 के आसपास दिए हैं, 25 का स्क्वायर हमें हमें आसानी से पता है, तो इसमें तो कुछ कलाकारी थी नहीं, सॉरी 25 का नहीं, 50 का स्क्वायर, 50 का, एक सेकेंड, लिखा क्यों नहीं रहा, रुको रुको एक सेकेंड, मैं इसको फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको, ठीक ठीक हो गया, इसको रफ करते हैं इतने को बस। तो ये सिंपल है, पहला वाला आपको दिख ही गया होगा, काय का स्क्वायर है ये। आप 50 का स्क्वायर निकालोगे तो आपका ये 2500 आ जाएगा, 55 25 20। ठीक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, इसमें कोई कलाकारी नहीं थी। स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक होती है, वो भी हम समय आने पे देख लेंगे जब वो क्वेश्चंस आएगा, और आएंगे वैसे वाले क्वेश्चंस। चतुर्भुज के कोण आपको दिए गए हैं, चतुर्भुज के कोण आपको क्या क्या दिए हैं, 3x दिया है, 3x प्लस 45 है, 4x माइनस 4 है, और x डिग्री दिया है। तो x का मान बताना है, इस x का मान बताना है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, 360 होता है, तो सभी को जोड़ लो। किस किस को जोड़ेंगे, 3x प्लस 45, और ये वाला 4x माइनस 4 प्लस x इक्वल में कितना आएगा, 360 आएगा। सबको प्लस कर लीजिए, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 1 11, 11x और प्लस 45 में से 4 घटा लो, आपका बचेगा 41 बराबर में 360। अब आप क्या करोगे, 41 आपका इधर पे माइनस हो जाएगा 360 में से, इस तरफ आके मैं माइनस कर देता हूँ। आपका यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 1 जाएगा, 9 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 में से आपका 4 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे आपका 3 बचा, और फिर यहाँ पे 11x इक्वल आ गया। अब इसको आप x बराबर, आप इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, दिखेगा नहीं, x बराबर 319/11 आ गया। आप कट कर दो भाई, 11 एकम
11 सॉरी 2 बार में चला जाएगा 22। हाँ, 11 दूनी 22 आ जाएगा, फिर आपका 22, 8 और एक 9, 11 9 99, यानी आपका 29 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। यदि भाई इनमें से ये पूछ लेते सबसे बड़ा एंगल बताना है तो आसानी से हम बता देते, यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक कर लेते। ठीक, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक ये ज्वाइन नहीं किया है सक्सेस क्लास एप्लीकेशन के टेस्ट को, आप उसको ज्वाइन करिएगा। गाइडेंस बैच है, बहुत शानदार चीज़ें हैं। एक अलग लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सिलेक्टेड टीचर्स के द्वारा काम किया जा रहा है। आपकी इच्छा है आपको ज्वाइन करना है, नहीं करना है, इतना कहूँगा जो ज्वाइन करे जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें डेफ़िनेटली भी बहुत ही एक अलग लेवल का आनंद मिलेगा, पढ़ने के बाद यहाँ से बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। नेत्रहीन शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी? तो देख नहीं सकते, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए कौन-सी रणनीति अपनाएँगे आप? वैकल्पिक शिक्षण अधिगम या मूल्यांकन विधि अपनाएँगे, अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड अपनाएँगे, क्या शिक्षार्थियों को एक विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे? ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जब बात आती है समावेशी शिक्षा की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो उसमें हमें बच्चों को वहीं पढ़ाना है जब वो हमारे मतलब बाकी अन्य बच्चों के साथ भी शामिल करना है। एक तरीका हो सकता है कि एक विशेष विद्यालय में भेजा जा सकता है, विशेष शिक्षक के पास भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वह सिचुएशन नहीं बन रही। गणित के बजाय उन्हें अन्य विषय प्रदान करेंगे, ये तो किसी भी हाल में नहीं होगा। एक हद तक चलो ये हो ही जाए, थोड़ा कुछ परसेंटेज ये हो सकता है, थोड़ा परसेंटेज पॉसिबिलिटी सही, लेकिन ये वाला नहीं होगा। उन्हें गणित में उच्च स्कोर करने वालों से जोड़ेंगे, यह भी हम नहीं करेंगे। और भी क्या हो गए अपने ऑप्शंस, तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। उनके लिए अलग मेथड का आप यूज़ करेंगे, पढ़ाने के तरीके आप बदलेंगे, उनके हिसाब से आप शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, मूल्यांकन विधि का प्रयोग करेंगे। 11वां वाले का ए आ गया। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, ये भी आपका मैथ्स पेडागोजी का है। पाठ्य योजना का अर्थ है, लेसन प्लान का मीनिंग क्या है? मीनिंग है एक विस्तृत विवरण जिसे एक शिक्षक में पूरा करता है। शिक्षक किसमें पूरा करता है? अनिश्चित अवधि में, निश्चित अवधि में, पूरे दिन में, या इनमें से कोई नहीं। मतलब पाठ्य योजना को किस अवधि में, कितने टाइम में, पीरियड में पूरा किया जाएगा। क्या अनिश्चित टाइम लगेगा? ये तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या पूरा दिन लग जाएगा पाठ्य योजना को? नहीं। एक निश्चित अवधि होती है उसकी, हर एक पाठ्य योजना की एक निश्चित अवधि होती है, उसी में उसको पूरा किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो अगला वाला प्रश्न देखेंगे अब हम। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करेंगे। आशा करता हूँ आप साझा करेंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इतना कर्तव्य तो आपका बनता है। सुषमा ने 2 लीटर 960 मिली दूध, 1 लीटर 350 मिली तेल खरीदा। दूध से तेल का अनुपात सिंपल है भई, आप एमएल में बदल लो। 1 लीटर में कितना 1000 एमएल होता है, तो 2960 आपका दूध आ जाएगा, बटे कर लो 1350 आपका तेल आ जाएगा। दूध का तेल से अनुपात पूछा है, दूध को हमने पीछे लिखा है और तेल को नीचे। घुमाना चाहता तो उल्टा पूछ लेता, आपको दी वैल्यू ये है लेकिन पूछ उल्टा लेता, तो काफी अभ्यर्थी फंस जाते। कट कर देंगे 296 बटे 135, आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया, आंसर हमें दिख गया। अब ये वाला देखेंगे हम, इसमें योग बताना है इन वैल्यूज का। 14x 10y 12xy 13 18 17 7x 8xy 4xy। तो मैं थोड़ा समझदारी से ऑप्शन पे ध्यान दूंगा, ऐड करना है। नंबर देखो सबके अलग अलग नंबर हैं, नंबर देखो सभी के अलग अलग हैं। -13 + 18, बस इतना ही तो है। 18 में से 13 को माइनस कर लेंगे, ये बचेगा 5। जहां पर भी नंबर में आपको 5 दिख रहा हो वो आंसर आ जाएगा, बाकी हमें कलाकारी नहीं करनी। ऑप्शन डी अपना आंसर आ गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्मार्ट तरीके से आंसर लाएं। अब इस वाले प्रश्न को देख लेते हैं। ये ऑप्शन 1 कहाँ चला गया, ये रहा। इसमें आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बताना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। एचसीएफ आपको बताना, देखिए एचसीएफ आ गया। अब
एचसीएफ बताने के लिए क्या है कि पावर बड़ी से बड़ी पावर लेते हैं हम हमेशा, नंबर की कॉमन नंबर हो और बड़ी से बड़ी, बोला ना बड़ा, वो भी ओवेनेस्ट और फैक्टर भी हो, सभी में आए। तो 16 आ रहा है, 4 आ रहा है, 24 आ रहा है, तो सभी में कॉमन देखो, 4 सिंह 24 बन जाएगा, ये 4 है, 4 चौके 16, मतलब 4 तो आपका सब में आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अभी ये भी हो सकता है, 4 तो आ गया। अब देखो, अब हम बात करें पी की पावर 6 है, पी की पावर 5 है, पी की पावर 3 है, तो मिनिमम पावर पी की पावर 3, पी की पावर 3 यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी विद्यमान होगी, तो पी की पावर 3 तो हम लेंगे, सब में दिया हुआ है। और यहाँ पे सॉरी मैंने बोला ना, हाँ, और हम यहाँ पे क्यूब की पावर 3 है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर भी क्यू की पावर आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ से आपका पहले वाले इसमें देखा 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, यहाँ भी 4 मिल रहा है, मतलब कॉमन हमें 4 देखने को मिल रहा है, तो 4 वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक और बार बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बाकी का तो ठीक है, पी की पावर 3 इंटू क्यू सभी में कॉमन है। यहाँ पे देखिएगा 4 की पावर 2 बनेगा, ये आपका बनेगा 4, ये बनेगा आपका 4 सिंह 24, ये वाला पार्ट 4 सिंह 24, ये वाला पार्ट आपका 4 बनेगा। ठीक, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली आप बोलेंगे कि भैया 4 तो सभी में कॉमन दिख रहा है, तो आपका ए वाला आ जाएगा। ठीक, ए वाला आपका आ जाएगा। अगला वाला कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं आपको परीक्षा में। ये वाला प्रश्न बहुत प्यारा सा है। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और उसकी चौड़ाई का अनुपात आपको 5 अनुपात दिया है, ये लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ होगी। यदि मैदान की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ आपको दी है 30 मीटर, तो लंबाई बताना है। तो ऐसे वाले प्रश्न बहुत आसान होते हैं। मैं रेशो मेथड से चलूंगा, यानी देखिए, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो आपको दिया है 5:2। मैं आपसे कहूं कि भैया ब्रेड्थ रेशो में कितनी है, 2 है, 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। आपसे लंबाई पूछी, लंबाई कितनी थी, यहाँ पे 5 है, तो 5 की वैल्यू बता दो, रेशो मेथड से कितनी आ जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी यहाँ भी, 15 पंजे 75, तो 75 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अब अपन। ये भी बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये ऑप्शन है 70 भी एक ऑप्शन। 100 रुपये को संगीता और मनीष के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है, संगीता द्वारा प्राप्त राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। 100 रुपये थे, कितने रुपये थे, 100 रुपये संगीता में और मनीष में हमने बांट दिए। तो मुझे बताओ, जो 100 रुपये थे वो किसकी वैल्यू है, केवल 3 की, केवल 2 की, क्या नहीं, ये तो टोटल योग है। मतलब रेशो में 5 की वैल्यू आपको 100 रुपया दी गई है, 5 की वैल्यू 100 रुपया दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ जाएगा तो आपका 20 रुपीस आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे संगीता का पूछा है, संगीता का रेशो में कितना 3 है, तो 3 की वैल्यू आपको बताना है, 60 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। समतुल्य बताना है, इसके इक्वल कौन सा, मतलब इस रेशो को सिंप्लीफाई करना है, 1/2 रेशो 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मैं और अच्छा तरीका बता रहा हूँ। यदि कोई बड़ा नंबर आ गए और भी रेशोस आ गए, तो एलसीएम से ज़्यादा बेटर वे में आप निकाल पाएंगे। तो सिंपल है, 1/2, नीचे वाले नंबर का आप क्या करो, इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ। हाँ, नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम ले लो, नीचे वाले नंबर का जब आप एलसीएम लोगे, 2 और 3 का तो 6 आएगा, उस एलसीएम से आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल कर दो, 2 3 6, 3 दूनी 6, तो आपका अनुपात बन गया 3:2, तो 3:2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। गणित में व्याख्यान रणनीति के लिए कौन सा सही नहीं है, निष्क्रिय कक्षा, प्रश्न को समझिएगा, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू किसके लिए नॉट ट्रू, फॉर लेक्चर स्ट्रेटेजी इन मैथमेटिक्स, लेक्चर स्ट्रेटेजी के लिए कौन सही नहीं है, बाकी सारे सही होंगे। क्या लेक्चर में ये पैसिव क्लास हो जाती, निष्क्रिय कक्षा, हाँ हो जाती। क्या ये गैर मनोवैज्ञानिक है, क्या है गैर मनोवैज्ञानिक, क्या प्रेरणा की कमी आ जाती, हाँ इसमें प्रेरणा की कमी आ जाती, ये तो हो गया। गैर मनोवैज्ञानिक में कंफ्यूजन आएगा आपको, यह दर्शकों को सीखने के अनुभव के अधिकतम नियंत्रण की अनुमति देता है, ऐसा नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा गैर मनोवैज्ञानिक।
विधि हम कह सकते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पे निष्क्रिय हैं, ये एक्टिव नहीं है। ठीक, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि में बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी आप इस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़ना, सीडीपी जो पेडागोजी वाला बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको। विच इज नॉट रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम्स की थ्योरीज आपने पढ़ी हुई होगी, उसका भावनात्मक एक डोमेन होता है, से संबंधित नहीं है। तो भावनात्मक डोमेन से संबंधित कौन नहीं है? ज्ञान, निष्पण, मूल्य निर्धारण, प्राप्त। अब देखिए इंग्लिश का हिंदी का मीनिंग समझ ही नहीं आएगा। कैरेक्टराइजेशन, मूल्य निर्धारण, प्राप्त। तो इसमें आपका स्टार्टिंग वाला ही दिख जाएगा नॉलेज, ये जुड़ा हुआ है कॉग्निटिव से, संज्ञानात्मक पहलू से, संज्ञानात्मक पहलू से जुड़ा हुआ, संज्ञानात्मक डोमेन से जुड़ा हुआ है। तो ये बाकी सारे आपके भावनात्मक से जुड़े हैं। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के तहत आता है। 5 प्रमुख श्रेणियां हैं इसकी भावनात्मक की। रिसीविंग है, रेस्पॉन्डिंग है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, जो कि हमने देखा। यह सबसे उच्च स्तर है जिसमें मूल्यों और दृष्टिकोणों के अनुसार जीवन जीना शामिल है। बाकी और आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे और चीजें दी हुई हैं, इसको आप डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ को पढ़ लेना है इनको। अगला वाला प्रश्न करेंगे, 21वां वाला प्रश्न है। इसमें चेंज करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? बताइए कौन से चिन्ह को बदलें? तो हम बदलते जाते हैं और हल करते जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख ले रहा हूं, क्या किस किस को ऑप्शन से जाना पड़ेगा इसमें? तो भाग और गुणा। भाग की जगह आप गुणा कर दीजिए। ऑप्शन 1 65 प्लस 2। यहाँ पे हम पूरा लिख लेते हैं इसको, तो हम चलिए लिख ही लेते हैं। 65 प्लस 2 माइनस 25। भाग की जगह गुणा कर देते हैं, कर दिया अपन ने, और गुणा की जगह आप भाग कर दीजिएगा। इसको हल करने पे जो 137 दे दे वो आंसर होगा। इसको जोड़ेंगे 67 आ जाएगा, माइनस 125, सॉरी 125 नहीं, पहले डिवाइड होगा, बोर्ड मास के तहत डिवाइड होगा। तो आप इनका जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में दे देगा, लेकिन यहाँ होल नंबर आ रहा है तो ये तो अपना होना नहीं है, तो इस वाले को हम भूल गए, इस वाले को हम भूल गए। अब इसके बाद हमें किस किस को बदलना है? हमें बदलना है ऑप्शन ए, तो आंसर ही नहीं है, भाग और प्लस को। मतलब प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। तो यहाँ प्लस की जगह पे आ जाएगा आपका भाग आ जाएगा, यहाँ माइनस का माइनस रहेगा। 25 के बाद जहाँ भाग था वहां पर प्लस आ जाएगा, गुणा। तो यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 65 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, जबकि हमें तो होल नंबर में चाहिए, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। हटाओ इसको भी, इसको फिर मिटा लेते हैं अपन। टेक्नोलॉजी का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है। प्लस की जगह पे गुणा आ जाएगा, गुणा की जगह पे प्लस आ जाएगा, इंटरचेंज करना है। तो 65 प्लस की जगह पे हम गुणा कर लेंगे 2, माइनस 25 भाग की जगह पे भाग ही रहेगा, कुछ बोले नहीं, लेकिन गुणा की जगह पे प्लस आ जाएगा। हमने किस किस को इंटरचेंज किया? थर्ड वाले ऑप्शन में हम प्लस को चेंज कर रहे हैं, गुणा को चेंज कर रहे हैं। 65 दूनी आप पहाड़ा 2 पंजे 10 का 0, कैरी का 1 12 और 130 आ जाएगा। भाग 2 लो आप, आपका 5 आ जाएगा, प्लस 12 130 में आप 12 जोड़ दीजिए, 142 आ जाएगा, माइनस 5 कर दीजिए, आपका 137 आ जाएगा। LHS RHS के इक्वल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ गया। एक और प्रश्न है इंटरचेंज वाला, इसमें आप 2 चीजों को बदलना है। देखिए इसमें बोला है दिए गए इंटरचेंज आपस में बदलना, प्लस को और भाग को बदलना है, 6 और 4 को आपस में बदलना है। तो यहीं बदल लेते हैं अपन। तो 6 की जगह 4 आ जाएगा, 4 है, 2 है, 7 है, और इस 4 की जगह आ जाएगा 6, और ये आपका 3 है। अब मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, प्लस की जगह आ जाएगा आपका भाग, गुणा की जगह तो कुछ बोले ही नहीं, गुणा ही रहेगा। 7 के बाद भाग था तो वहां पर आ जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस वाला माइनस ही रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड करोगे आप 4 को, पहले बोर्ड मास के तहत मल्टीप्लाइड नहीं, बोर्ड मास समझ लो आप, बोर्ड मास जब भी ऐसा आ जाए बोर्ड मास, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ऑफ हटाओगे मतलब का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप बताओ, पहले डिवाइड करोगे, आप 4 को 2 से विभाजित करोगे तो 2 बचेगा, गुणा 7 प्लस 6 माइनस 3, आप गुणा करोगे, 7 दूनी 14 प्लस 6
-3, 14 6 आपका 20 हो जाएगा, -3 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 17। हो गया अपना ये। अगला वाला करते हैं अब। पेडागोजी का प्रश्न है, मैथ्स पेडागोजी। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिकों में से किसका विचार है कि एक शिक्षार्थी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके प्रेरित किया जा सकता है? मोटिवेटेड बाय सैटिस्फाइंग हिज नीड्स। कौन से साइकोलॉजिस्ट ने का ये पॉइंट ऑफ व्यू है लर्नर के प्रति? तो हेनरी मरे, अब्राहम मास्लो या मोस्लो। तो ये दोनों ही आंसर आ जाएगा। इन्होंने तो अ, आवश्यकताओं का सिद्धांत दिया हुआ है, इन्होंने भी दिया हुआ है। तो दोनों के सिद्धांत हम देख लेते हैं यहाँ पर। थ्योरी ऑफ साइकोजेनिक नीड्स ये हेनरी मरे ने दिया है। अब्राहम मस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया हुआ है। पद पद अनुक्रमित संरचना, ठीक, ये आपका दोनों आ जाएगा। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट एड, उपचार वाला जो एक विद्यालय में रखते भी हैं ये। छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है, पॉसिबिलिटीज है कि आंसर आ जाए। अगला वाला देख लेते हैं अपन। हम्म, शिक्षक को अपने स्वास्थ्य के लिए इसकी आवश्यकता होती, केवल शिक्षक वाला तो आएगा नहीं, ये बात तो जमी नहीं, तो ये तो किसी भी हाल में नहीं होना। खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों के इलाज के लिए हो सकता है एक हद तक, इससे शिक्षक का ज्ञान बढ़ता, ये नहीं होगा। मतलब आपका बीओडी तो हर किसी हाल में नहीं होगा। खेल मैदान में घायल होने पर बच्चों के इलाज के लिए हो सकता है। छात्रों को किसी भी समय प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता हो सकती है। तो हमें यह वाला ऑप्शन ज्यादा उचित लग रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पेडागोजी दो ऑप्शंस में फंसाती है, मैं आपको एलिमिनेट करना बता रहा हूं। अगला वाला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण और शोध के बारे में सबसे अनुभूत विचार कौन सा है? टीचिंग, विच इज द मोस्ट सेंसिबल आइडिया अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च। टीचिंग और रिसर्च के बारे में सबसे अच्छा थॉट क्या हो सकता है? बे, दो पूरी तरह से अलग प्रकार की गतिविधियां क्या डिफरेंट हैं दोनों? दे कैन नॉट गो टुगेदर, वे एक साथ नहीं की जा सकती क्या? वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। दे इंटरफेयर विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं। कौन सा आपको सही लग रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगले वाले प्रश्न को करेंगे 26वां। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा अधिक आवश्यक है? Which one is more essential in the development of responsibility in pupil? गृह कार्य ज्यादा आवश्यक है क्या? ओरल वर्क, स्वयं अध्ययन, सेल्फ स्टडी या ड्रिल, कौन सा आएगा बताइए? होमवर्क तो होना नहीं है किसी भी हाल में। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व के विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? आवश्यक तो हर प्रकार से हर एक ऑप्शन है कहीं ना कहीं। ओरल वर्क है नहीं, ये भी ज्यादा नहीं लग रहा। ड्रिल वर्क भी नहीं है। सेल्फ स्टडी ज्यादा, इससे बच्चे जागरूक होंगे, खुद ध्यान देंगे, खुद दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले वाले को देखेंगे, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित विधि है। इंडक्शन, प्रोजेक्ट, लेबोरेटरी या स्पीच, भाषण। साइंटिफिक मेथड पे कौन आधारित है? आप खुद बताइए। भाषण तो किसी भी हाल में नहीं होगा, हटा देते हैं। इंडक्शन भी नहीं होगा। परियोजना, प्रयोगशाला में कंफ्यूजन बनेगा, लेकिन परियोजना नहीं होगा, प्रयोगशाला। ये आपकी साइंटिफिक मेथड हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे मापन बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रैक्टिकल्स करने पड़ सकते हैं, जैसे कि अवलोकन, प्रयोग, मापन, परीक्षण आदि आप यहाँ पे करते हैं। अगला वाला देखेंगे हम, कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है? असंरचित निबंध, संरचित निबंध, संक्षिप्त जवाब, एकाधिक प्रकार के प्रश्न। विश्वसनीयता मतलब जब आपकी कॉपी को मैं जांचूं या कोई अन्य टीचर जांचे, तब आपको यदि नंबर लगभग समान मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि प्रश्न की जो प्रकृति है वो विश्वसनीय है। मतलब उसका उत्तर लगभग हर चीज, हर एक के लिए समान है, हर एक आपको नंबर बराबर दे रहा है। तो ये तो आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, तो आपका इसमें कौन से प्रश्न विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो इसको तो आसानी से हम
चिन्हित कर देंगे, विश्वसनीय प्रश्न में आएगा ये वाला भी आएगा, ये वाला भी। असंरचित निबंध नहीं आएगा क्योंकि यह ओपन एंडेड होता है, मतलब इसमें आप अलग-अलग तरीके से प्रश्न उत्तर दे सकते हैं और जो अलग-अलग व्यक्ति जब जाँचेंगे तो आपको अलग-अलग नंबर दिए जाएँगे। तो यह विश्वसनीय नहीं होगा, विश्वसनीयता में रखना कठिन होगा, होगा लेकिन कठिनाई होगी, इसलिए कठिन डाला है उन्होंने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला वाला देख लेते हैं। किसी संख्या का 4/5वां हिस्से का 20% 60 है, तो भाई संख्या क्या है? संख्या नहीं पता, मान लीजिए संख्या x है, उस संख्या का 4/5वां हिस्सा, उस हिस्से का 20% मतलब 20% ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये कितना है? 60 है, बराबर में 60। तो कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम में। x इंटू आपका, सॉरी अब हम सीधा उधर पहुंचा देते हैं ना, हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। यहाँ तो आपका 60 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पचम 25 आ जाएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा, फिर कट रहा है क्या? कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 इंटू आप 25 कर लीजिए, 15 पन 75 का 5 आ जाएगा, कैरी का 7 जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी आपका 375 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला वाला प्रश्न करेंगे। यह वाला प्रश्न आपको खुद को करना है, आप खुद स्वयं करेंगे, मैं नहीं बताने वाला। आप इसको पढ़ लीजिए। एक ट्रेन पहले स्टेशन पे 1/3 यात्रियों को उतार देती है और 50 यात्रियों को, इंग्लिश वाला भी देख लो आप ताकि वो दोनों समझ पाओ। अगले स्टेशन पर वह शेष यात्रियों का आधा उतार देती है, 25 यात्रियों को ले लेती है। यदि ट्रेन में अब कुल 150 यात्री शेष हों तो शुरुआत में ट्रेन में कुल कितने लोग सवार थे? तो आप इसका आंसर बताइएगा। 200, 250, 300, 350। आप उत्तर में डालिए ऑप्शन ए के साथ, बाकी जो राइट आंसर है वो भी आप ब्रैकेट में लिख करके डालिएगा। ठीक, ABCD नहीं, उत्तर भी आप लिखिएगा। तो ये था अपना सेशन। फिर आपसे कह रहा हूँ कि व्यूज़ थोड़े से अच्छे आ जाएँ। हर अभ्यर्थी को साझा करना है, हर अभ्यर्थी को साझा करना है। जो भी आपके टेलीग्राम के ग्रुप हैं, चैनल हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, स्टेटस पे आप लगा सकते हैं। मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं सीरीज़ को और अच्छे से करते जाऊँगा। देखिए, पहले दिन मुझे इस पेन टैब के माध्यम से पढ़ाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, चलाने में दिक्कत आ रही थी। अब मेरी हैबिट बन गई है लिखने की। 2-4 दिन बाद मैं और भी अच्छे से लिखने लगूँगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे लेवल का आपको लगेगा फिर। ठीक, तो हमने ये सारा कंटेंट पूरा देख लिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि 27 तारीख को आप सभी को तैयार रहना है और सक्सेस क्लासेस के आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर जॉइन करिएगा। बहुत बेनिफिशियल ये टेस्ट होने जा रहे हैं। हमने PYQ के भी बहुत सारे टेस्ट इसमें शामिल किए हुए हैं। 10 तो हमने PYQ की FLT दी हैं, 10 फ्रेश FLT दे रहे हैं हम। बाकी 10 हर विषय के आपको सेक्शनल मिल रहे हैं और ख़ास बात ये है जो सेक्शनल है ना, PYQ वाले सेक्शनल हैं। तो लगभग 3000 से ज़्यादा प्रश्न तो हम आपको PYQ वाले दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, सॉल्यूशन आपने देखा होगा, एक्सप्लेनेशन आपने देखा होगा, बहुत उच्च स्तर का दे रहे हैं हम। ज़रूर जॉइन करो, डेफ़िनिटली आपको जो फ़ायदा यहाँ से मिलेगा ना, आप एक बार सेलेक्टेड टीचर्स पे विश्वास करके देखिएगा। परिश्रम ग्रुप में भी हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आपको बेनिफिट होगा और 27 तारीख को आप तैयार रहना, इंटरव्यूज़ को ज़रूर देखिएगा। 27 तारीख आपके लिए बहुत ही विशेष दिन है। कोशिश करना लैपटॉप पे या आपके पास PC हो उस पे लगाना, माउस का प्रयोग करना। यदि नहीं हो तो फिर आप मोबाइल से टेस्ट लगाना। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, PYQ आधारित है। बहुत ही अच्छे लेवल का होने वाला है, असली मूल्यांकन आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।